गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज एन एसिड, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है व्हाट इज एन अरेनियस एसिड। दोनों कंडीशन में आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। एन एसिड गिव्स आर फर्निशेस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड हम उसको बोलते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो H+ आयन वो देते हैं। सॉर इन टेस्ट, एसिड को अगर चखोगे तो वो खट्टे होते हैं स्वाद में। जैसे नींबू को हमने चखा तो खट्टा होता है, इसका मतलब उसमें एसिड पाया जाता है। अब कौन सा एसिड कहां पाया जाता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये थोड़ा सा हम समझेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इनको 3 स्ट्रॉन्ग एसिड को आप याद कर लो। अगर याद करोगे तो आगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। H2CO3 एक वीक एसिड है, ठीक। इसके अलावा कौन सा एसिड कहां पाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विनेगर सिरके में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड इमली में टार्टारिक एसिड, टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सॉर मिल्क खट्टा दूध होता है जिसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इसका pH 2.2 होता है। pH क्या है अभी आप थोड़ी देर में समझ पाओगे। फिलहाल सिट्रिक एसिड जो लेमन में पाया जाता है उसका pH होता है 2.2। एंड स्टिंग, चींटी डंक मारती है तो हमको खुजलाहट से महसूस होती है। एक्चुअल में वो एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट करती है जिसका नाम है मेथेनोइक एसिड, या इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। नेटल स्टिंग जो कि एक पत्ती होती है, ये पत्ती हमारे चिपकती है तो हमको खुजलाहट से महसूस होती है क्योंकि इस पत्ती में होता है मेथेनोइक एसिड। अब H+ आयन जो देगा पानी में तो उसको हम बोलेंगे एसिड, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा होता है हर जगह, राइट। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी जो मेटल नहीं होंगे उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी, तो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं, यानी वो उसी तरह की रिएक्शन देते हैं जैसे एसिड रिएक्शन देता है। अभी आप आगे समझ पाओगे कि कैसे ये और एसिड सिमिलर रिएक्शन देता है। फिलहाल अभी के लिए आपको याद रखना है नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल है, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, राइट। मेटल नॉन मेटल आई होप आप जानते हो। मैं यहां पे लिखा है मैंने, ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये नॉन मेटल है, ठीक है। इसके अलावा ये मेटल है, तो मेटल की सीरीज याद कर लो, राइट। हाइड्रोजन को छोड़ के नॉन मेटल है, तो इसके अलावा आपको मिले तो जनरली आप ये सोच लेना कि ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो कार्बन सल्फर नाइट्रोजन यहां तो है नहीं, इसका मतलब ये नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन जुड़ा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, करेक्ट। तो इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, डन। तो ये तो एसिड की बात है। अब बेसिस के बारे में समझते हैं। बेस गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बेस OH- आयन देते हैं, तो एसिड H+ देते हैं और बेस OH- देते हैं। अगर बेस को आप टेस्ट करोगे तो ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं। स्ट्रॉन्ग में आप NaOH और KOH को याद यहां पर कर लो। अब जितने बेसिस होते हैं उनको पानी में डिसॉल्व करो तो सारे के सारे नहीं घुलते, जो घुलते हैं उनको हम बच्चों अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली, डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, हम उनको अल्कली बोलते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस में आप इनको याद रख लेना कि NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH आयन है तो इसको मिल्क आप मैग्नीशिया भी बोलते हैं जिनका pH 10 होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है। ज्यादातर तुम देखोगे तो मेटल के साथ OH है, जैसे मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, मेटल OH है, लेकिन यहां पे देखो ये मेटल नहीं है, फिर भी ये एक बेस है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है। जिस तरह से यहां पे हमने देखा था नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, उसी तरह से मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी
ये उसी टाइप का रिएक्शन देते हैं जैसे बेसिस देते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, राइट। ये बच्चों दो ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे जब बेस के साथ मिला जाएंगे, बेस के साथ अगर मिला जाएंगे तो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसीलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप लिख लो एम्फोटेरिक। अभी रिएक्शन हम लिखेंगे तो इनके बारे में और बातें हम करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्योंकि इनमें एसिड के साथ रहेंगी बेस की प्रॉपर्टी देंगे, बेस के साथ रहेंगे तो एसिड की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। अब हर चीज को हम टेस्ट करके तो नहीं चेक कर सकते, डेंजरस हो सकता है, तो हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर्स इस बात की सूचना देते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि कोई चीज एसिड है कि कोई चीज बेस है। अब इंडिकेटर्स बच्चों जो होते हैं उनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस के बारे में इंडिकेशन हमको सूचना देते हैं कि जो चीज आपने लिया है वो एसिड है कि बेस है। इनको तीन भाग में हम बांट सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल मतलब जो नेचर से हमको मिलते हैं, जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज, ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने से रिलेटेड है, जैसे वनीला है, अनियन है, क्लोव है। अगर इस पे आप एसिड बेस डालोगे तो ये अपनी जो ओडर है उसमें चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे कब नहीं करेंगे अभी इंडिकेटर के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल इनको ऑल्फैक्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूंघने से रिलेटेड है। इनकी ओडर जो है, जो इसकी स्मेल, जो नेचुरल इनकी स्मेल होती है वो चेंज होती है। कब चेंज होती है कब नहीं होती कैसे पता करते हैं अभी वो समझ पाओगे। फिलहाल ये कैटेगरी आप समझ गए होगे, ऑल्फैक्टरी से मतलब सूंघने से रिलेटेड। सिंथेटिक जो हम लैब में बनाते हैं, जैसे मेथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये दो इंडिकेटर आपको याद रखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये इंडिकेटर्स हैं इन पे एसिड और बेस का क्या किस तरह से इफेक्ट होता है और हम कैसे पहचानते हैं। हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स पे एसिड और बेसिस का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम लिटमस पेपर लेते हैं, इसका सोल्यूशन पर्पल होता है, ये लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस सोल्यूशन को हम दो फॉर्म में कन्वर्ट, दो पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और रेड पे डालोगे तो रेड ही रहेगा, तो उससे तो पता नहीं चलेगा। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आपने एसिड डाला तो वो हो जाता है रेड कलर का, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर पे आपने बेस डाला तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप बेस डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, तो उससे तो पता नहीं चलेगा, राइट। मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज पे एसिड डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और मेथाइल ऑरेंज पे अगर बेस डालोगे तो येलो कलर का हो जाएगा। फिनोफ्थलीन पे अगर एसिड डालोगे तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, अगर उस पे बेस डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों होता है जो कई डाइस को मिक्स करके बनाया जाता है, जिसको हम विबग्योर के तरह याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर रेड की ग्रीन पे न्यूट्रल होता है, अगर इस साइड में आता है रेड के साइड में, यानी येलो, ऑरेंज और रेड, तो हम बोलते हैं कि एसिड है। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, उस पे एसिड डाला, अगर एसिड होगा तो ऑब्वियसली या तो येलो कलर देगा, ऑरेंज देगा या रेड, यानी रेड की तरफ जाएगा। अगर बेस होगा तो वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा। इस साइड जितना बढ़ेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस साइड जितना बढ़ेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। पीएच पे 0 से 14 तक मार्किंग लगी होती है। अगर 7 पे हम न्यूट्रल मानते हैं, अगर इस साइड जाएगा तो हम बोलेंगे कि एसिड है, और इस साइड जाएगा तो हम बोलेंगे बेस है। जितना इस साइड जाएगा, जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना पीएच कम होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पीएच H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो H+ आयन ज्यादा होगा, तो उसका पीएच उतना कम होगा, ठीक है। और बेस में जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे NaOH है, स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो उसका पीएच 14 के आसपास होता है, राइट ना। तो स्ट्रॉन्ग जब बेस होगा तो इस साइड में जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कम के साइड जाएगा, ठीक है।
अब जैसे वनीला फ्लेवर की केक आपने खाई होगी, उसमें एक महक होती है, राइट? उस पे और अनियन है, प्याज है, क्लोव है, लौंग है, उस पे एसिड डालोगे तो उसका जो ऑर्डर है उसमें कोई चेंज नहीं रहता, जैसी महकती है वैसे ही महकते रहते। लेकिन बेस डालोगे तो उसका जो ऑर्डर है, उसका जो स्मेल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। पिट्यूनिया, जेरेनियम, ये फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स किस एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, उसके हिसाब से अपना कलर चेंज करते हैं। बच्चों अगर ये एसिडिक मीडियम में होंगे तो ये रेड कलर के आपको दिखेंगे। अगर इन्हीं फ्लावर्स को ग्रो हम कराते हैं बेसिक मीडियम में तो ये ब्लू कलर के हो जाएंगे। यानी इन पे असर होता है कि ये कौन से मीडियम में ग्रो कराए जा रहे हैं। तो कौन से लिटमस पेपर पे एसिड और बेस का क्या इफेक्ट होता है, ये हमने यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। ये कुछ ही रिएक्शंस है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है कि अगर एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है वही ये रिएक्शन देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी जिसमें आपको बोला था कि हाइड्रोजन गैस एक नॉन मेटल है, उसमें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल था, ऊपर और नीचे मेटल था। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है वो ये रिएक्शन देंगे, क्योंकि जो एसिड होता है उसमें H+ आयन तो होता है, राइट? तो उसके ऊपर वाले मेटल ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक, तो मैंने एक मेटल लिया, H2SO4 की रिएक्शन कराई, जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहां पे निकली। इसी तरह से दूसरे मेटल को भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ले लिया एल्यूमिनियम, तो हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन कराई तो एल्यूमिनियम सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अगर एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से करा दें या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करा दें तो हमको हमेशा सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जैसे सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, राइट? इसकी रिएक्शन मैंने एक एसिड से कराई तो मुझे सॉल्ट मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं, इसकी रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट हमको मिलता है, एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरे मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट आप लोगे और किसी दूसरे एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक रिएक्शन को समझने के बाद हम कई रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसको हम लिख सकते हैं। करेक्ट। तीसरा है कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज भी करते हैं, शायद अवेयर ना हो लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अभी थोड़ी देर में आप समझ पाओगे। तो मैंने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, रिएक्शन कराया और यहां पे सॉल्ट बना और यहां पर वाटर गैस बन गई। ठीक बात। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, अल्काइल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक नेचर का है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल या चौक के नाम से भी जानते हैं, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको यहां पर मिलता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आई तो प्रोडक्ट दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल है, एसिडिक नेचर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो सॉल्ट और वाटर हम लिख देंगे। करेक्ट। ओके, एसिड अगर वाटर में बच्चों हम डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है और हम जानते हैं कि चार्ज फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो जब एसिड होगा आप वाटर में डिसॉल्व करो तो H+ आयन आ जाएगा। H+ आयन जब चलेगा तो उसी को तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो किसी वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रॉपर्ली कंडक्ट करनी है, थोड़ी सी एसिड डाल दोगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कंडक्ट होने लगते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मिक्स्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर H+ आयन ये दे सकता है तो एसिड भी एसिड दे सकता है, तो एक आयन दे दिया तो आयन जब चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट ना।
उसी तरह से OH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है। अगर इसको पानी में हमने डिसॉल्व किया और यहां पे हमको आयन मिल गए तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो एसिड और बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये आयन देने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जो बच्चों मेटल होते हैं ये बेस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, एक रिएक्ट करता है जिसका एग्जांपल आपको आपकी बुक में दिया गया है कि अगर मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पीएच के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी H+ आयन कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, उसी पे हम पीएच स्केल बनाते हैं। अगर बच्चों हमारा जो बॉडी है ना उसका पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में फ्लक्चुएट होता है, कम होगा तो भी समस्या है, ज्यादा है तब भी समस्या है, ठीक है। अच्छा, अगर पीएच 5.6 से कम है, जब रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। पीएच ऑफ सॉइल, जैसे मिट्टी में एक फिक्स पीएच होना चाहिए किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, हर प्लांट को अलग अलग पीएच चाहिए, तो प्लांट अगर पीएच की फ्लक्चुएशन होगी तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है, तो प्रॉपर पीएच रहना जरूरी है। तो आप यहां पर ये समझ रहे हो कि सॉइल हो या हमारे बॉडी का पीएच हो या एसिड रेन हो, इसका पीएच बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। अब देखो पीएच ऑफ स्टमक, जैसे हमारे पेट में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है HCl, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, राइट। तो वहां पे हमारे पेट में जो मीडियम होता है एसिडिक होता है, राइट। तो एसिडिक मीडियम होने से जब पेप्सिन एंजाइम आता है तो वो सही से वर्क करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अगर बहुत ज्यादा एसिड निकल जाती है तो कभी कभी एसिडिटी भी हमको हो जाती है, राइट। तो एसिडिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई बेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये टैबलेट के फॉर्म में भी आती है। तो जब हमको एसिडिटी होती है, यानी एसिडिटी हुई तो हमने बेस ले लिया, तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो एसिड के असर को कम कर देगा, नलीफाई कर देगा, राइट। तो वहां पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से अगर हमारे दांत मुंह का पीएच है 5.5 और इससे कम हो जाए तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। तो अब टूथ डिके ना हो, एसिडिक की तरफ ना जाए, उसके लिए हम सुबह टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और पीएच शिफ्ट हो जाएगा 5.5 से इधर 5.6, 5.7, 5.8 की तरफ, यानी बेसिक की तरफ ये भागना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा टूथ का डिके नहीं होगा। तो आप देख रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे मधुमक्खी है, उसने डंक मार दिया तो खुजलाहट शुरू होती है, तो अगर उस पर आप बेस रगड़ दोगे तो उसने एसिड इंजेक्ट किया और बेस उससे मिल जाएगा, तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा, नलीफाई करके एसिड बेस की यानी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि पीएच कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत सी जगह इस्तेमाल की जाती है। अगर एसिडिटी ज्यादा हो गई या बेसिक चीज ज्यादा हो गई तो एसिड मिला दो, राइट। तो जिससे क्या होगा कि जो पीएच है, जितना रिक्वायर्ड पीएच है वो मेंटेन। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की और कुछ केमिकल कंपाउंड्स को कैसे बनाना है इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। जैसे एक टेबल साल्ट होता है जिसका फार्मूला होता है NaCl, वो तो खाने वाला सॉल्ट है। इसके अलावा बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, राइट। कैसे पहचानेंगे? दे हैव एटलीस्ट वन कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला एक एलिमेंट, एंड एनायन नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट अदर देन H+ एंड OH- आयन। जैसे यहां पे सोडियम है तो सोडियम पे है पॉजिटिव एक कैटायन है और एक एनायन है, तो ये एक सॉल्ट हुआ। इसमें H+ या OH नहीं है, चलेगा। अगर है भी तो क्राइटेरिया हमको चेक करना है कि एक कैटायन एक एनायन होना चाहिए और वो कैटायन H+ आयन के जैसा नहीं होना चाहिए और एनायन OH- आयन के जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा एक कैटायन है एक एनायन है, ठीक बात, और इसमें H+ OH नहीं है तो कोई इश्यूज नहीं, एक कैटायन एक एनायन एटलीस्ट है, तो ये एक सॉल्ट हुआ। अब यहां पे देखो
यहाँ पे Na प्लस है, H प्लस है और CO3 माइनस है, करेक्ट। एक एनायन है, एक एनायन होना भी चाहिए, ठीक है। एक कैटायन भी है, एक कैटायन भी है, एक H प्लस आयन भी है तो चलेगा। H प्लस आयन के अलावा एक कैटायन है और एक एनायन है तो इसका मतलब ये एक सॉल्ट हुआ। यहां पे ध्यान देते हैं, एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे -2 होता है, राइट। तो 3, हाँ ये हो गया, ठीक बात। यहां पे देखो एक कैटायन है, एल्यूमिनियम एक कैटायन है, राइट। इसके अलावा एक एनायन है OH माइनस आयन। एक कैटायन तो मिल गया लेकिन एक एनायन मुझे OH माइनस आयन के अलावा चाहिए जो कि यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सॉल्ट नहीं है। तो सॉल्ट पहचानने का तरीका ये है कि एक कैटायन एक एनायन आपको मिलना चाहिए, जरूर रहना चाहिए H प्लस और OH आयन के अलावा। H प्लस OH है तो इट्स ओके, नहीं है तो भी ओके, लेकिन H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अलावा एक कैटायन और एक एनायन जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे वो सॉल्ट है, ठीक है। अब प्रिपरेशन के बारे में सीखते हैं बच्चे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं और इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। इसमें हम सोल्यूशन लेते हैं, नमक पानी आप जानते होंगे, नमक पानी, नमक होता है NaCl और पानी होता है H2O। इसको हम ब्रायन सोल्यूशन भी बोलते हैं, यानी नमक पानी को हम ब्रायन सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है और आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको एक सोल्यूशन लेना होता है, ये इस तरह से इलेक्ट्रोड बनाना होता है, राइट, और इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करानी पड़ती है। तो इसमें एनोड होता है और एक साइड में कैथोड होता है, राइट, ठीक है। तो पॉजिटिव एनोड होता है और ये कैथोड है और इसमें सोल्यूशन, ब्रायन सोल्यूशन को हम भर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। और इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस भी निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो NaOH है ये एक अल्कली है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और क्लोरीन गैस इस रिएक्शन में निकलती है, तो इसलिए हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी इसको जानते हैं। ब्रायन सोल्यूशन समझ गए, क्यों क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं ये भी समझ गए। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा मिलता है। इसका यूज भी पूछा जाता है एग्जाम में, एटलीस्ट 2 यूजेस बताओ। तो NaOH का हम सोप बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डीग्रीजिंग मेटल, जैसे मेटल पे ग्रीस वगैरह लग गई है तो उसको साफ करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन गैस से बनती है CFC। अब इसका नाम सुनो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो यानी क्लोरीन इसमें है, करेक्ट। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड क्लोरीन है उसमें, तो इसका मतलब क्लोरीन का यूज CFC बनाने में, PVC बनाने में और जो वाटर सर्कुलेट होता है उसके जर्म्स को मारने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर में, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस को बच्चों हम फ्यूल के जैसे इस्तेमाल करते हैं, पॉप साउंड के साथ ये जलती है। अमोनिया बनाने में भी हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि H2 प्लस N2 मिला के बनता है NH3, राइट। तो ये अमोनिया में देखो हाइड्रोजन है, राइट। तो अमोनिया बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स बहुत से बनाए जाते हैं जहां पे अमोनिया की हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे हम बनाते हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। क्लोरीन जो यहां से हमको मिलती है वो पास करते हैं स्लेट लाइन में, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और वाटर मिलता है। इसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, यानी जर्म्स को किल करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरीन का तो प्रॉपर्टी है ये जर्म्स को किल करो, राइट। और जैसे कॉटन के कपड़े हैं, ब्लीचिंग करना होता है, रंगना होता है, राइट। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं। बेकिंग सोडा के लिए हमको ब्रायन सोल्यूशन लेना होता है, यानी नमक पानी लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस उसमें हम पास करते हैं तो हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा हम एसिड बेस फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल करते हैं। बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं आपने सुना होगा कि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, वहां इस्तेमाल करते हैं।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेकिंग सोडा की है कि बेकिंग सोडा को अगर किसी एसिड के साथ मिलाते हो, किसी भी सोर्स से H+ आयन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर और सोडियम सॉल्ट उस एसिड का आपको मिलेगा। इसी रिएक्शन का इस्तेमाल एसिड बेस फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। देखो बेस, ये जो बेकिंग सोडा है ये लिया गया, एसिड हमको किसी सोर्स से लिया हमने, इसको मिक्स कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग को बुझाने में काम आती है। तो हम क्या करते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भर देते हैं, यानी बेकिंग सोडा भर देते हैं, और वहां पे एसिड ऊपर होती है। जब एसिड मिक्स होती है, हम उसको हिलाते हैं तो एसिड मिक्स हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर जहां आग जल रही है डालोगे तो बुझ जाएगी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा, इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिल गया। लेकिन वॉशिंग सोडा के लिए हमको .10H2O भी चाहिए, तो हम 10H2O मिलते हैं। तो ये हमको मिलता है Na2CO3.10H2O, यानी वाटर रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो वाटर है यहाँ पे आके मिल गया, क्रिस्टलाइजेशन वाटर का दोबारा से हो गया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हम इसको बोलते हैं कि ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं सोप में, बोरैक्स बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, इसलिए इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसको शॉर्ट में POP भी बोलते हैं, POP। ठीक है। जिप्सम से हम इसको बना सकते हैं। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। 373 केल्विन पे जब हम गर्म करते हैं तो वाटर 3/2 निकल जाता है, तो जो हमको मिलता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर बांधने के काम आता है। POP, घर में POP होती है, राइट, बहुत व्हाइट कलर की होती है, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान से देखना, ये 2 है, टूटने के बाद यहाँ पे हाफ हो गया। हाफ में अगर 3/2 जोड़ोगे तो 2 आंसर आता है, राइट ना। तो कई बार इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से देखना कि ये 2 का मतलब ये हाफ हो गया, तो हाफ में 3/2 अगर ऐड करोगे तो 2 बन जाता है। ठीक बात। जिप्सम बच्चों फार्मूला ये होता है CaSO4.2H2O। ये कैसे बनता है? जो व्हाइट पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उस पे अगर 3/2H2O मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो पाउडर के फॉर्म में होता है, उस पर पानी जब मिलता है ना तो ये हार्ड हो जाता है। कभी किसी का प्लास्टर बना हो तो उस पर ध्यान से देखना तो आपको दिखेगा। ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने सीखा। अब बच्चों जो सॉल्ट होते हैं वो तो आप समझ गए कि सॉल्ट क्या होते हैं। अब सॉल्ट में एसिड सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है न्यूट्रल सॉल्ट हो। तो हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्ट एसिड सॉल्ट है, यानी पूरी तरह से एसिड या बेस नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉपर्टी हल्की सी आ जाएगी। ठीक है। तो अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उससे सॉल्ट बनेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग AB ये दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कोई भी नेचर ना एसिड का थोड़ा सा आएगा ना बेस का, वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो ये हावी रहेगा, तो यानी एसिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें? बेस है, तो बेसिक प्रॉपर्टी का सॉल्ट हो जाएगा। वीक एसिड है, वीक बेस है, दोनों वीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सको। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जानना जरूरी है किस तरह से क्या होता है। देखो जैसे बच्चों मैंने लिखा यहां पे Na2CO3, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एसिड सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है तो आप कैसे बताओगे, राइट। आपको देखना होगा ये सोडियम कहां से आता है। सोडियम तो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, राइट, और ये स्ट्रॉन्ग है। कार्बोनेट कहां से आता है? कार्बोनेट तो आता है H2CO3 से आता है, करेक्ट। तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, मैंने शुरू में बताया था NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। स्ट्रॉन्ग
बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो इसका जो नेचर होगा ये थोड़ा सा बेसिक होगा, राइट, बेसिक नेचर का ये सॉल्ट होगा। अब जैसे मान लो हमारे पास है NaHCO3, राइट, तो ये किससे आता है? ये तो H2CO3 से आता है और ये आता है NaOH से आता है, राइट। तो ये इसका जो नेचर होगा इस सॉल्ट का, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होगा, राइट। तो इस तरह से हम समझते हैं। अब जैसे मान लो कि ये है NaCl, राइट, तो Na कहां से आता है? NaOH से आता है, राइट, ये तो स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या आता है, कहां से आता है? HCl से आता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो नेचर क्या होगा? ये सॉल्ट आप चखोगे तो ना तो इसमें एसिड की प्रॉपर्टी होती है ना तो बेसिक की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो जैसे मान लो मैं लेता हूं एक सॉल्ट SO4 लेता हूं, ठीक है, और ये तो आ गया हमारा एसिड से H2SO4 से, ठीक है। वीक बेस जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, राइट, ये वीक बेस में आता है। तो यहां से हमको मिला कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट है, ये एसिड नेचर का होगा, बेसिक होगा या कि न्यूट्रल होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इस पे खूबी किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की खूबी डोमिनेट करेगी, तो ये एसिड सॉल्ट होगा। आई होप अब तुम समझ गए होगे कि एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट मतलब एसिड और बेस नहीं हो जाता सॉल्ट, उसका नेचर, उसका थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, कुछ रिएक्शंस एसिड और बेस के देने लगते हैं, ठीक है। तो आई होप इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।